आज हम लोग पढ़ेंगे स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार। ठीक है, 2023। ठीक है, अब देखें, भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने भारत मंडपम, ठीक है, भारत मंडपम आपको कहाँ पे है? दिल्ली नई भारत दिल्ली। मंडपम नई दिल्ली में। ठीक है, ध्यान रखें, तो भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने भारत मंडपम नई दिल्ली में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, ठीक है, क्या नाम है, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा आयोजित स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023, ठीक है, वितरण किया। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 डैशबोर्ड को लॉन्च किया। ठीक है, तो कभी कभी इसमें प्रश्न में गलती हो सकती है, इसे बताओ। ये स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार जो होता है किसके द्वारा मतलब दिया जाता है, या फिर स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट जो होता है किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो लोग यहाँ पे कंफ्यूजन कर देते हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय मार देते हैं, लेकिन नहीं, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया। किसके द्वारा आयोजित किया गया? आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया। ठीक है, अब रिपोर्ट जो आई उसमें कुछ चीजें निकल कर आई है। स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 जो निकल कर आई उसमें से क्या महत्वपूर्ण चीज हमारे लिए बनता है, हमारे एग्जाम के महत्वपूर्ण को देखते हुए क्या इंपॉर्टेंट है? तो स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कारों के तहत इंदौर और सूरत को संयुक्त रूप से भारत के सबसे स्वच्छ शहरों घोषित किया गया। मुख्य अंशों पे एक नजर रखेंगे। ठीक है, तो सबसे स्वच्छ शहर कौन कौन सा है? इंदौर और इंदौर और सूरत। सूरत। इंदौर और सूरत। ठीक है, दोनों को संयुक्त रूप से दिया गया। क्या दिया गया? तो दोनों को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ शहर का अवार्ड दिया गया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब शीर्ष 10 शहर की बात करेंगे तो 2 नंबर पे कोई नहीं है। क्या है? 2 नंबर पे कोई नहीं है। ठीक है, 1 नंबर पे कौन है? तो ध्यान में रखिएगा, इंदौर है। 1 नंबर पे ही मतलब क्या है? सूरत है। ठीक है, ध्यान रखिए, सूरत कहाँ की शहर है? तो सूरत गुजरात की शहर है, डायमंड सिटी के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश कई वर्षों से मतलब लगातार टॉप पे था, लेकिन इस बार सूरत ने भी अपना जगह बना लिया है, जो कि मतलब टॉप में ही रहेगा। ठीक है, तीसरा नंबर पे कौन आ गया सो बता दीजिए, तीसरा नंबर पे? नई 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 मुंबई। मुंबई। नवी मुंबई। ठीक है, तीसरा नंबर पे बात करेंगे तो नवी नवी मुंबई है। और चौथा नंबर पे विशाखापट्टनम है। ठीक है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश का शहर है। तो पहला नंबर पे तो इंदौर और सूरत, दूसरा पे, तीसरा पे क्या होगा? दूसरा पे कोई नहीं है, नई तीसरा पे मुंबई। कौन होगा? नई तीसरा मुंबई। पे होगा नई नवी मुंबई। ठीक है, चौथा पे कौन है? विशाखापट्टनम। 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 आपको ध्यान में रखना है, विशाखापट्टनम। टॉप 10 में बिहार का कोई भी शहर नहीं है। ठीक है, टॉप 10 में बिहार का एक भी शहर नहीं है। ठीक है, बाकी हमको उतना 5-10 याद हमको नहीं करना है, आपको बस ध्यान में रखना है। टॉप एक में, सॉरी, टॉप में बात करेंगे तो 1 नंबर पे इंदौर और सूरत है, दूसरा पे कोई नहीं है, तीसरा पे नवी मुंबई है, चौथा पे कौन है तो क्या बताएंगे? 4 नंबर पे कौन है? विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम। बिल्कुल, 4 नंबर पे बात करेंगे तो 4 नंबर पे आपका कौन है तो विशाखापट्टनम है। ठीक है, आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। ठीक है, ध्यान में इसको रखना है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे कुछ चीजें और भी देखेंगे। ठीक है, बाकी 5 पे 6 पे छोड़ दीजिए। ठीक है, 5 पे देखेंगे तो फिर से मतलब भोपाल आ जा रहा है, जो कि मध्य प्रदेश का ही शहर है, राजा भोज ने इस शहर को बनाया था। अब ये नीचे से 3 शहर, अब नीचे से 3 शहर की बात करेंगे तो टॉप में रैंक यूएलबी राज्य। ठीक है, यहाँ पे कोलकाता है, आसनसोल है। ठीक है, ये तीनों की तीनों नीचे से 3 शहर की बात करेंगे तो तीनों की तीनों आपको, ठीक है, ध्यान में रखना है। बंगाल का, ये कोलकाता को लिया है, आसनसोल को लिया है, हवोरा को लिया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, नीचे से 3 शहर है, ये सिर्फ 10 शहर दिया हुआ है। ठीक है, आप चलते हैं हमारे लिए जो सबसे महत्वपूर्ण जो था, ये वाला डाटा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये वाला डाटा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर पूछेगा। ठीक है, आपने बताया शीर्ष 10 शहर में इंदौर और सूरत का प्रथम स्थान है, तो शीर्ष राज्य कौन है? शीर्ष राज्य कौन महाराष्ट्र। है? महाराष्ट्र। दूसरे महाराष्ट्र। नंबर पे मध्य प्रदेश। ठीक मध्य है, मध्य गलती मध्य मत कीजिएगा। प्रदेश। ठीक है, 1 नंबर पे भले ही मध्य प्रदेश और सूरत टॉप पे है। ठीक है, सॉरी, 1 नंबर पे भले इंदौर और सूरत टॉप पे है, लेकिन राज्य में महाराष्ट्र टॉप पे है और मध्य प्रदेश के दूसरा नंबर पे आएगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। सबसे बेहतर पणजी गोवा। ठीक है, 1 लाख, 1 लाख है ना, 1 लाख से अधिक आबादी वाला सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाला शहर कौन सा है, ये इंपॉर्टेंट है। 1 लाख से अधिक पणजी। आबादी वाला सबसे तेज गति से बढ़ने वाला आगे कौन है? पणजी। पणजी किसकी राजधानी है? तो पन, पणजी गोवा की राजधानी गोवा। है। ठीक है, गोवा की। ध्यान में, गोवा में एक फेस्टिवल मनाया गया था अभी हाल फिलहाल में, पहली बार ही मनाया गया, उसको बोलते हैं लाइट हाउस, याद कर लीजिएगा कौन सा है? लाइट लाइट लाइट। लाइट हाउस। ठीक है, हाउस। ध्यान रखेंगे। ठीक है, एक और भी फेस्टिवल है वहाँ बड़ा, चिकल काव मनाते हैं। क्या मनाते हैं? चिकल काव। चिकलका। ठीक है, क्या होता है ये? वहाँ का एक तरह का होली होता है। चिकलकाव क्या है? वहाँ का होली है। ठीक है, लोग कीचड़ में खेलते हैं। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। था 2 फेस्टिवल गोवा का मैंने बताया, बहुत सारी भी है लेकिन अभी इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब बात करेंगे सबसे बेहतर शहर की, बात करेंगे पणजी है, जो कि आपको क्या है, 1 लाख से एक, ठीक है, 1 एक लाख लाख से से अधिक अधिक आबादी वाला आबादी। सबसे तेज गति से बढ़ने वाला शहर है।
अब बात करें नौरोजाबाद। नौरोजाबाद की बात करें, एमपी का शहर है, 1 लाख से कम जनसंख्या वाला सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाला शहर है, ठीक है। 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाला सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाला शहर की बात करेंगे तो कौन है, क्या क्या बताएंगे? नरोजाबाद। अरे 1 लाख से कम नहीं, 1 लाख वो तो 1 लाख से कम है ना, मैंने 1 लाख से अधिक पूछा है। 1 लाख से अधिक में गोवा और 1 लाख से कम में नरोजाबाद मध्य प्रदेश नौरोजाबाद है, का। ठीक है। ठीक है, मध्य प्रदेश का, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। अब चलते हैं आगे। आप चलेंगे आगे, भी कुछ प्रश्न है उसको भी जरा लेते हैं, देखते हैं। आप थीम की बात करेंगे। थीम क्या था? ब्रेक टू वेल्थ, ठीक है, इस बेस टू वेल्थ, क्या नाम था? बेस टू वेल्थ, ठीक है। थीम क्या था इस बार का? इस बार का अगर स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार की थीम की बात करेंगे, क्या था? टू वेस्ट टू वेल्थ, इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। क्या आता है? वेस्ट टू वेल्थ जो था इस बार का थीम था, ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पे कुछ और भी प्रश्न है, उसको भी देखते हैं, ठीक है। स्वच्छ शहर, सबसे स्वच्छ छावनी, सफाई मित्र, सुरक्षा, गंगा शहर और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य की श्रेणियों के तहत 13 पुरस्कार विजेताओं को सम्मान दिया। किन किन श्रेणी में मिला? तो सबसे स्वच्छ शहर, सबसे स्वच्छ छावनी, सफाई मित्र सुरक्षा, गंगा शहर और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य की श्रेणियों के तहत 13 पुरस्कारों की विजेताओं को सम्मान मिला। इस वर्ष सबसे शहर पुरस्कार में संयुक्त रूप से बंदरगाह शहर सूरत ने इंदौर के साथ शीर्ष सम्मान हासिल किया, ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो इस वर्ष सबसे स्वच्छ शहर पुरस्कार में बात करेंगे तो संयुक्त रूप से टॉप पे कौन था? सूरत और इंदौर, ठीक है। सूरत को बंदरगाह शहर, क्योंकि वहां पे बंदरगाह है, व्यापार के लिए जानते हैं। 68 बीपीएससी में, नहीं 69 बीपीएससी में सूरत को लेकर क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। मक्का का द्वार किस शहर को कहते हैं, ठीक है। सूरत को कहा जाता है मक्का का द्वार, ठीक है। अगर आप लोगों ने 69 बीपीएससी दिया होगा तो एक प्रश्न पूछा था, क्योंकि यहाँ से मुगल, जिस समय मुगल साम्राज्य भारत में था, तो हज की यात्रा के लिए सूरत से ही निकला जाता, इसलिए मक्का का द्वार के नाम से इसको जानते थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इंदौर पिछले 6 वर्षों से लगातार अकेले शीर्ष स्थान पे था, ठीक है। लगातार 6 वर्षों से इंदौर जो था टॉप पे था, ठीक है। 7वां वर्ष भी टॉप पे तो आया, लेकिन इसके साथ मतलब कौन आ गया? सूरत भी साथ में आ गया, ठीक है। मतलब अकेले टॉप पे नहीं है, टॉप पे अभी भी है, लेकिन साथ में कौन है? सूरत है। लेकिन लगातार 6 वर्षों से मतलब क्या था ये? तो टॉप पे था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब देखेंगे 1 लाख से, 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों की श्रेणी में क्रमशः सासवड, ठीक है, पाटन और लोनावाला ने शीर्ष 3 स्थान हासिल किए, ठीक है। तो शीर्ष 3 स्थान हासिल किए, ठीक है। सासवड, पाटन गुजरात में पड़ता है, लोनावाला महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है। ये तीनों जो है 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में इन लोगों ने शीर्ष स्थान हासिल किए हैं। मध्य प्रदेश में महू छावनी बोर्ड सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड घोषित किया गया। अगर पूछा जाएगा सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड कौन है तो क्या बताइएगा? मध्य प्रदेश का महू, ठीक है, ध्यान रखें, मध्य प्रदेश की महू की बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड घोषित किया गया, ठीक है, ध्यान रखें, क्या मध्य प्रदेश का मतलब क्या? महू, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। मध्य प्रदेश के महू में ही एक महापुरुष का जन्म हुआ था, हालांकि उनका बचपन वहां पे बीता, उनका पूरा जीवन यापन तो कहीं और बीता, लेकिन मध्य प्रदेश के महू में ही हुआ था। किनका जन्म हुआ था? भीमराव अम्बेडकर क्या? अम्बेडकर जी का जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के महू में, ठीक है। आप देखेंगे ये प्रश्न हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। गंगा वाला शहर कई बार एग्जाम में पूछता है, ठीक है। अगर पूछा जाएगा आपसे, ठीक है, कौन दो कौन दो शहर सबसे स्वच्छ गंगा शहरों के शीर्ष स्थान प्राप्त किए? कौन सा दो शहर? तो वाराणसी और प्रयागराज, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो वाराणसी और प्रयागराज की बात करेंगे तो सबसे स्वच्छ गंगा शहरों में शीर्ष पुरस्कार इन्होंने क्या किया है? प्राप्त किया है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आप देखेंगे 3 टॉप राज्य कौन थे? तो सबसे पहले महाराष्ट्र था, फिर मध्य प्रदेश था, फिर छत्तीसगढ़ था। ये तीनों के तीनों राज्य जो सर्वश्रेष्ठ राज्य था, जो कि टॉप 3 में था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब देखेंगे सफाई मित्र, सबसे सफाई मित्र सुरक्षित शहर का पुरस्कार किसे मिला? चंडीगढ़ को मिला। किसे मिला? चंडीगढ़ को मिला। किसे मिला तो क्या बताएंगे? चंडीगढ़ को सर्वश्रेष्ठ सफाई मित्र सुरक्षित शहर का पुरस्कार मिला। किसे मिला? चंडीगढ़ को मिला, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और चंडीगढ़ शहर का वास्तुकार की बात करेंगे, चंडीगढ़ शहर का वास्तुकार कौन था बताइए? ली कार्बूजियर। क्या नाम था उसका? ली कार्बूजियर। कौन था? चंडीगढ़ का कौन है? ली कार्बूजियर, ठीक है। रहने वाला था ना। नहीं नहीं, क्लास के बार बात करते हैं, रिकॉर्डिंग चल रहा है, अभी क्लास सुनिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे चंडीगढ़ को सर्वश्रेष्ठ सफाई मित्र सुरक्षित शहर का पुरस्कार दिया गया। समारोह के दौरान कुल कितने पुरस्कार प्रदान किए गए? तो 110 पुरस्कार प्रदान किए। कितने पुरस्कार प्रदान किए गए?
110 पुरस्कार प्रदान किए गए, ठीक है। मध्यम और छोटे शहरों को कुल 10 क्षेत्रीय पुरस्कार भी यहाँ पे क्या होते हैं, प्रदान किए गए। ये सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हम रिवीजन करेंगे अभी, तो मैं बताऊंगा आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए, पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के संबोधन संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, उन्होंने मतलब स्पीच दिया, क्या देखेंगे। तो राष्ट्रपति ने G20 नेताओं के दिल्ली घोषणा पत्र में पर्यावरण की दृष्टि से बेहतर अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ाने और 2030 तक अपशिष्ट उत्पादन को काफी हद तक कम करने और शून्य अपशिष्ट पहल के महत्व को उजागर करने की प्रतिबद्धता भी जताई, ठीक है। किसने, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, ठीक है। सर्कुलर इकोनॉमी के महत्व पर जोर देते हुए उन्होंने कहा, यह बेहद सराहनीय है कि स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण में सर्कुलर कचरा प्रबंधन का पालन किया जा रहा है और अधिक से अधिक वस्तुओं को रिसाइकलिंग और पुनः उपयोग करने की सर्कुलर इकोनॉमिक प्रक्रिया सतत विकास में मददगार साबित हो रही है, ठीक है। ये भी राष्ट्रपति ने कहा। उन्होंने कहा कि उन्होंने स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 अपशिष्ट से धन के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए विकसित किया था, जो अपशिष्ट प्रबंधन के परिपत्रता को बढ़ावा देने और कचरे के मूल्य निकालने की क्षमता का उपयोग करने के लिए SBM U 2.0 के उद्देश्य के साथ संरेखित था, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार वितरण समारोह के कार्यक्रम की विशेषता क्या है। देखिए, ये सब आपके लिए प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, मेंस में अगर आएगा तो इनके पॉइंट को, ठीक है, राष्ट्रपति जी ने, ठीक है, स्वच्छ इस बार रिपोर्ट जो आया है, स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट जो है, उसमें राष्ट्रपति जी का व्यक्तित्व क्या था उसको हम लोग कोट कर सकते हैं, लेकिन प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखेंगे स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार वितरण समारोह की कार्यक्रम की विशेषताएं क्या थी। तो कार्यक्रम का एक प्रमुख आकर्षक स्वयं सहायता समूह के सदस्यों द्वारा लगाए गए रंगीन स्टॉल थे, जो हस्तशिल्प, कलाकृति और कचरे से बने अन्य उत्पाद को बेच रहे थे, ठीक है। स्वयं सहायता ग्रुप तो जानते हैं ना, जिनको अभी हाल फिलहाल में ड्रोन उड़ाने की भी जिम्मेदारी दी गई है, नहीं, अभी आप लोगों ने पढ़ा था ना पीछे वाला करंट अफेयर्स में। स्टॉलों जी में सर। अपसाइकिल कपड़े के थैलों को लेकर केले के पत्ते के शोपीस, बांस के उत्पादों से लेकर कचरे से बने आभूषणों तक के उत्पाद को प्रदर्शित किया गया था, ठीक है। और क्या था, मैकेनिकल स्वीपिंग मशीनों से लेकर सीवेज सफाई करने वाले रोबोट तक, कचरा संग्रहण और परिवहन वाहनों से लेकर अत्याधुनिक रोबोट तक प्रदर्शनी में मजबूत मशीनों का प्रदर्शन किया, जिससे विभिन्न शहरों को उपयोग की संभावना का पता लगाने में मदद मिलेगी, ठीक है। तो ये सब हमारे प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं था, ठीक है। मेंस लिखने में अगर इससे प्रश्न तो नहीं बनेंगे मेंस के, लेकिन उसमें हमारी हेल्प हो सकती है। अब हम थोड़ा सा रिपीट करते हैं। सबसे पहली बार हम देखेंगे, रिपीट करता हूँ, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार जो दिया गया कहाँ पे दिया गया, सो सबसे पहले आप लोग बताइए, बोलेंगे सभी। नई दिल्ली, दिल्ली में दिया गया और भारत भारत मंडपम में दिया है, ठीक है। ये कार्यक्रम जो हुआ किस मंत्रालय के द्वारा आयोजन किया गया, आवास और शहरी मंत्रालय। बिल्कुल ठीक है। टॉप 3 में कौन कौन शहर शीर्ष पे रहा, इंदौर, सूरत, इंदौर, सूरत, महाराष्ट्र, MP, छत्तीसगढ़। चौथे पे बात कर विशाखापट्टनम। रहा है, अब ये नहीं आएगा, ठीक है। आप राज्य के नाम बता रहे हैं, ठीक है। इंदौर सूरत 1 नंबर पे, तीसरे नंबर पे नवी मुंबई, चौथा पे विशाखापट्टनम, दूसरा में कोई नहीं है, ठीक है। शीर्ष राज्य आप बता दीजिए। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। देखेंगे इसमें क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। महाराष्ट्र का स्कोर भी याद कर लीजिए, 411 स्कोर है, ठीक है। 411। स्कोर कितना है, हाँ। अगर बात करेंगे सबसे 1 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में सबसे उभरता शहर कौन सा है, गोवा, पणजी। नौरोजाबाद, मध्य प्रदेश। जी गोवा, ठीक है। नहीं, 1 लाख से कम वाला में नौरोजाबाद मध्य प्रदेश, गोवा नहीं होगा, ठीक है। 1 लाख से अधिक वाला में, अधिक वालों में गोवा है, पणजी, गोवा। थीम क्या था इस बार का, थीम कहाँ था, थीम क्या था, बिल्कुल बेस्ट वेस्ट टू टू वेल्थ वेल्थ। की बात करेंगे, इस बार का थीम था, ठीक है। अगर बात करेंगे आपका इनका क्या नाम है इसका, इंदौर का, तो लगातार कितने बार ये टॉप पे रहा है, ये अकेले, ठीक है, इस 6 बार बार टॉप पे रहा है, 7वां ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। 6 बार टॉप। सबसे स्वच्छ साबनी का पुरस्कार किसे मिला, स्वच्छ साबनी बोर्ड का पुरस्कार किसे मिला, मऊ को। मऊ, हाँ मध्य बिल्कुल ठीक प्रदेश। है। सबसे स्वच्छ गंगा शहरों में से पुरस्कार किसे मिला, वाराणसी, प्रयागराज। वाराणसी और प्रयाग को। वाराणसी और प्रयागराज को मिला, बहुत सुंदर, ठीक है। 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों की श्रेणी में क्रमशः किसे किसे स्थान मिला, टॉप 3 में कौन थे, सासवड़, पाटन और लोनावाला। लोनावाला। बिल्कुल सासपत, पाटन और लोनावाला, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। सफाई मित्र सुरक्षित शहर का पुरस्कार किसे मिला है,
चंडीगढ़ को। चंडीगढ़ 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 को मिला है, बहुत सुंदर। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, रहा है तो वो सब के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब चलेंगे हम लोग यहाँ पे, एक और भी हमारे लिए प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा बन जाता है और मेंस के मद्देनजर भी जरूरी है। अब यहाँ पे देखेंगे प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना लॉन्च किया गया है। क्या लॉन्च किया गया है? तो प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना को लॉन्च किया गया है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा इससे भी जरा फैक्ट को देख लेते हैं। चलिए, हाल में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना शुरू की, जो देश भर के गरीब से लेकर मध्यम वर्ग तक के 1 करोड़ घरों में छत पर सौर ऊर्जा प्रणाली स्थापित करने पर केंद्रीकृत एक अभूतपूर्व सरकारी पहल है। कितने घरों को टारगेट किया जाएगा? 1 लाख 1 1 करोड़ लाख। ठीक है, सॉरी इसका हाँ, 1 1 करोड़। ठीक है, क्या है? प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के तहत, ठीक है, लगभग 1 करोड़ घरों को मतलब क्या किया जाएगा? टारगेट किया जाएगा। पर्पस क्या रहेगा? सौर ऊर्जा प्रणाली स्थापित करने पे। ठीक है, मतलब उनके छत पे ही सौर ऊर्जा प्रणाली को मतलब क्या किया जाएगा? स्थापित किया जाएगा। ठीक स्थापित है, किया इसे आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और क्या क्या है इससे और क्या क्या निकल कर आता, कुछ क्वेश्चन और भी है। जैसे देखेंगे इसका पर्पस क्या हुआ। तो निम्न तथा मध्यम आय वर्ग के व्यक्तियों के लिए बिजली की लागत कम करना, साथ ही ऊर्जा के क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना, नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग और पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों की निर्भरता कम करना। अभी हम लोग जो ऊर्जा के स्रोत के यूज करें वो ट्रेडिशनल ऊर्जा का स्रोत है, जिसको पारंपरिक कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग यूज करते क्या, घर में जो बिजली यूज करते हो किससे बनता है? थर्मल पावर में कोयला से तैयार होता है, तो पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है। मोटरसाइकिल चलाते पेट्रोल हो गया, गाड़ी चलाते डीजल हो गया। ठीक है, या फिर और भी विभिन्न जो सबके सब पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है, जो कि एक लिमिट के बाद समाप्त हो जाएगा। जबकि सौर ऊर्जा क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा है। ठीक है, क्या है? नवीकरण नवीकरणीय ऊर्जा को नवीकरणीय ऊर्जा है। ठीक नवीकरणीय है, ऊर्जा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो इन सब को मतलब बढ़ावा देना है। जो पारंपरिक ऊर्जा के स्रोतों का जो हम लोग प्रयोग कर रहे हैं उसको मतलब कम करना है। इसीलिए मोदी जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, अब देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूर्योदय योजना को लॉन्च किया। ठीक है, अब देखेंगे इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है। तो सबसे पहले लक्षित जनसंख्या। ठीक है, इस पहल का उद्देश्य कम बिजली बिल की पेशकश करके अधिशेष बिजली उत्पादन के माध्यम से अतिरिक्त आय उत्पन्न करने करके निम्न तथा मध्यम आय वाले परिवारों को लाभ पहुंचाना। ठीक है, किसको लाभ पहुंचाना? निम्न तथा मध्यम आय वाले परिवारों को मुख्यतः फोकस करना। ठीक है, वित्तीय सहायता क्या मिलेगी? पात्र परिवारों को उनको श्रेणी और स्थान के अनुरूप सब्सिडी, ऋण या प्रोत्साहन के रूप में वित्तीय सहायता भी प्राप्त होगी। तकनीकी सहायता भी मिलेगी। ठीक है, इस योजना में तकनीकी सहायता, छत पर सौर प्रणालियों की स्थापना, संचालन और रखरखाव में परिवारों को मार्गदर्शन करने का प्रावधान भी शामिल है। बोलोगे सर इसमें क्या होता है? अब देखेंगे सबसे पहले तो आपको क्या करेगा, सौर ऊर्जा आपको छत पे लगाना पड़ेगा। ठीक है, बोलोगे सर पैसा कौन देगा? तो देखो, पैसा तो सरकार आके आपके यहाँ लगा देगी। ठीक है, सरकार की जो संस्था को जिसको भी जिम्मेदारी देगी वो आके लगा देगी। ठीक है, तो बोलोगे सर लगा देगी तो कैसे? तो आप ईएमआई के तौर पे पैसा चुका सकते हो। मान लीजिए इसका कीमत 70,000 रुपया है। ठीक है, तो इसको 12 किस्तों में, 24 किस्तों में आप इसको क्या करोगे? धीरे 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 लौटा दोगे। जब एक बार पैसा लौट जाएगा, माइक बंद कीजिए, जब एक बार पैसा लौट जाएगा तो परमानेंटली वो आपका हो जाएगा। ठीक है, बोलोगे ठीक है सर ये तो बहुत अच्छी बात है, वो मेरा हो गया, आप उसे हमेशा हम बिजली उपयोग कर सकते हैं। बिल्कुल। आप बोलोगे सर मान लीजिए बीच में खराब हो गया तो बीच में खराब हो गया तो भी आपको तकनीकी सहायता गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, समझ रहे हैं ना? बीच में खराब हो गया तो भी तकनीकी सहायता सरकार आपको देगी। समझ रहे हैं ना? ये सारी प्रक्रिया भी फ्री मुफ्त होगा। ठीक है, अब इसमें देखेंगे भागीदार कौन कौन होगा। क्रियान्वयन मतलब ऐसा तो नहीं, सिर्फ गवर्नमेंट के इतने पास तो फ्री समय तो नहीं है। मान लीजिए सरकार किसी एनजीओ के थ्रू करेगी या फिर किसी और के तहत करेगी, तो इसमें भागीदार कौन होगा, किसके अधीन इसको चलाया जाएगा? तो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, राज्य सरकारों, वितरण कंपनियां, बैंकों और अन्य हितधारकों के साथ सहयोग करके कार्यक्रम के क्रियान्वयन का नेतृत्व किया जाएगा। बैंक से फंड कराया जाएगा। राज्य सरकार का जो ऊर्जा मंत्रालय होगा वो ध्यान रखेगी। तो बहुत सारे एजेंसी के इसमें इन्वॉल्व होने के बाद भी इस योजना को मतलब क्या किया जा सकता है? स्मृति माइकमन कीजिए, सफल बनाया जा सकता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्लियर? तो सबसे पहले इसमें क्या है, लक्षित जनसंख्या क्या होगा? तो जिनकी आय निम्न है या फिर मध्यम आय वाले लोग, जो बहुत अमीर लोग हैं उनके लिए नहीं है। ठीक है, वित्तीय सहायता में क्या मिलेगी? सब्सिडी मिलेगी, ऋण मिल सकता है, फिर प्रोत्साहन के रूप में भी आपको वित्तीय सहायता दिया जाएगा। ठीक है, तकनीकी सहायता भी आपको सरकार की तरफ से ही मिलेगी। भागीदार में कौन कौन होगा? तो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, राज्य सरकार, ये सब के सब इसमें पार्टिसिपेट करेगी। ठीक है, और अगर भारत में वर्तमान और क्षमता के ऊपर बात करें तो फिलहाल भारत और ऊर्जा क्षमता के मामले में विश्व स्तर पे चौथा स्थान रखता है। ठीक है, तो
सौर ऊर्जा के मामले में विश्व में हमारा कौन सा स्थान है? ये इंपॉर्टेंट है। सौर ऊर्जा के मामले में भारत में हमारा कितना, विश्व में हमारा कितना स्थान है? चौथा स्थान है। ठीक है, आपको पता है चौथा। सौर ऊर्जा के मामले में पहला, जैसे सौर ऊर्जा से मतलब बिजली उत्पादन के मामले में है ये जो सौर ऊर्जा से चौथा क्या स्थान चीज है। का उत्पादन हाँ। करेंगे आप? नहीं, वही मैं पूछना चाह सौर रही ऊर्जा थी से कि जैसे उत्पादन कि होगा तभी तो स्थान को डिसाइड होगा ना। ठीक है, सौर ऊर्जा क्षमता के मामले में, ठीक है, भारत का फोर्थ स्थान है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, जब तक उत्पादन नहीं होगा तब तक उसको कैपेसिटी को कैसे डिसाइड करेंगे? दिसंबर 2023 तक भारत की कुल क्षमता कितनी थी? 73.31 गीगावाट। 73.5। हाँ, 73.3 है, जिसमें से छत पर सौर ऊर्जा का योगदान लगभग कितना है? तो 11.08 गीगावाट है। ठीक है, अब भारत में कुछ दिन पहले पढ़ा था, सबसे अग्रणी राज्य में गुजरात, राजस्थान है ना सबसे अग्रणी राज्य में। यह सौर ऊर्जा क्षमता राज्यों में असमान रूप से वितरित है, जिसमें राजस्थान सबसे आगे है 18.7 गीगावाट के साथ कुल सौर सौर क्षमता में अग्रणी राज्य है, जबकि गुजरात 2.8 गीगावाट के साथ छत पर सौर ऊर्जा में शीर्ष स्थान हासिल करता है। ओवरऑल अगर मैं बात करेंगे तो राजस्थान आपका सबसे आगे है, लेकिन छत पर अगर बात करेंगे तो छत पे सौर ऊर्जा में कौन सा राज्य आगे है? गुजरात। गुजरात। ठीक है, भारत का स्थान की बात करेंगे तो सौर ऊर्जा की क्षमता में कितना है चौथा विश्व में? सर। ठीक है, चौथा। फोर्थ है। ठीक है, पोजीशन ग्लोबली। अगर राज्य की बात करेंगे भारत में तो कौन सा राज्य प्रथम नंबर पे है? राजस्थान। ठीक है, राजस्थान। बिल्कुल राजस्थान है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अगर बात करेंगे छत पे सौर ऊर्जा के मामले में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे है? ठीक है, क्या गुजरात। हो जाएगा? गुजरात। गुजरात हो जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, क्या हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब देखेंगे, अब सौर सौर ऊर्जा भारत की समग्र नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो वर्तमान में लगभग 180 गीगावाट है। ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा के प्रति देश की प्रतिबद्धता उसके महत्वाकांक्षी लक्ष्यों की खोज से स्पष्ट है, जिसका लक्ष्य 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करना। भारत ने 2030 तक कितने नवीकरणीय ऊर्जा 500 गीगावाट। कितना? 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में कितना गीगावाट का ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है? 500 गीगावाट। ठीक है, 5 ध्यान में रखिएगा, गीगावाट। 500 गीगावाट। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, आप देखें छत पर सौर कार्यक्रम। ठीक है, तो 2014 में शुरू किया गया है रूफ टॉप सोलर कार्यक्रम का उद्देश्य आवासीय, सामुदायिक, संस्थागत, औद्योगिक और वाणिज्यिक भवनों सहित विभिन्न संरचनाओं की छतों पर सौर पैनलों की स्थापना को प्रोत्साहित करना था। प्राथमिक उद्देश्य 2022 तक 40 गीगावाट की संचयी छत और क्षमता को प्राप्त करना है। ठीक है, ये तो पीछे का डाटा है। ये कार्यक्रम नवीन और, ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों और वितरण कंपनियों, ठीक है, वितरण कंपनी डिस्कॉम के सहयोग से कार्यान्वित किया जा रहा है। मूल रूप से 2022 तक इसे पूरा करने की योजना थी, परंतु अब इस योजना को अवधि को कब तक बढ़ा दिया गया है? 2022 तक ही पूरा करना था, 2030। लेकिन अब जाकर 2026 तक। ठीक है, 26 तक। कब? 2026 तक। इसमें एक चीज मिसिंग कर गया। ठीक है, प्रत्येक परिवार को कितना यूनिट बिजली उपलब्ध करवाना है? 300 यूनिट है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, यही 300। एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, कितना है? 300 यूनिट, मतलब सौर ऊर्जा से मतलब मुफ्त बिजली एक तरह से आपको उपलब्ध करवाना है। ठीक है, ये मुफ्त नहीं होगा, सरकार आपकी छत पर लगाएगी, आप लोग के घर पे ऑप्शन भी दिया जा रहा होगा। ठीक है, आया था क्या कोई? नहीं सर। सर ठीक है, अब धीरे धीरे पहुंचना शुरू किया है। ठीक है, तो पहले पहले आपको खुद ही अपना इन्वेस्ट करना है। अगर आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं तो सरकार आपको उसके लिए क्या करेगी? उसमें सब्सिडी है। जैसे मान लीजिए 70,000 का कीमत है ना, तो उसपे 30-40%, 50% जो भी सब्सिडी होगा, तो सब्सिडी काट के जितना पैसा होगा उसको एक बार में नहीं देना है, उसको ईएमआई के तौर पे मतलब क्या करना है? चुकाना है। इस तरीके से है। ठीक है, एक टॉपिक और करवा दूं, बीता आयोग भी करवा दूं? जी सर। छोटा ही एक टॉपिक और करवा देते हैं, बीता आयोग करवा देते हैं। ठीक है, चलिए बीता आयोग की बात करेंगे तो सबसे पहले आप देखेंगे संविधान के अनुच्छेद 280 में आपको मिलेगा बीता आयोग। किसमें मिलेगा? 280 में बीता आयोग मिलेगा। बीता आयोग 5 साल के लिए होता है। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा गठित किया जाता है। ठीक है, वित्त आयोग राष्ट्रपति के ही रिपोर्ट देती है। वित्त आयोग की रिपोर्ट को सरकार मानने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। और उसके बाद और भी बता देता हूँ, हम वित्त आयोग अभी तक 15 वित्त आयोग बन चुका है। ठीक है, 16वां वित्त आयोग का गठन किया गया है, जिनका नेतृत्व करेंगे अरविंद पनगड़िया। कौन करेंगे? अरविंद पनगड़िया साहब जो है इसके नेतृत्व करेंगे। ठीक है, 15वां वित्त आयोग एनके सिंह थे। कौन थे? एनके सिंह। ठीक है, प्रथम वित्त आयोग की बात करेंगे, प्रथम वित्त आयोग केसी नियोगी।
कैसी नहीं होगी, कब बना था? तो 1951 में। आप चलिए डिटेल्स में चलते हैं। चलिए, दिख रहा है? जी सर। देखेंगे 16वां वित्त आयोग। हाल ही में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 16वें वित्त आयोग के लिए संदर्भ की शर्तों को मंजूरी दे दी। आयोग 1 अप्रैल 2026 से होने वाली 5 साल की अवधि को कवर करते हुए 31 अक्टूबर 2025 तक राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। सर 25 हाँ, तो थोड़ी होगा, 5 साल की अवधि को कवर करते हुए ठीक, जो 2026 में शुरू हो रहा है। 31 में। सुनिए, एक मिनट सुनिए। ये 31 अक्टूबर 2025 को राष्ट्रपति को अपना रिपोर्ट सौंप देगा, लेकिन अगला वित्त आयोग जब काम करेगा ना, 1 अप्रैल 2026 से काम करेगा, ठीक है? मतलब अभी जो वित्त आयोग जो बना हुआ है, एनके सिंह वाला जो वित्त आयोग जो है, ठीक है, 1 अप्रैल 2026 तक कार्यरत रहेगी, लेकिन रिपोर्ट 31 अक्टूबर 2025 को राष्ट्रपति को सौंप देगी अपना, ठीक है? मतलब अगला वित्त आयोग जो वर्क जो करेगा, ठीक है, कब से करेगा? 1 अप्रैल 2026 से 15वां हटेगा, 16वां उसको टेक ओवर करेगा, जबकि 31 अक्टूबर 2025 को राष्ट्रपति को 15वां वित्त आयोग अपना रिपोर्ट सौंप देगी, ठीक है? क्लियर? जी सर। जी सर। अब आते हैं 16वां वित्त आयोग के संदर्भ में हम लोग देखते हैं। चलिए देखेंगे ये कौन होंगे, अरविंद पनगरिया साहब होंगे, ठीक है? कौन होंगे? आप देखेंगे पूर्णकालीन अध्यक्ष कौन कौन होंगे, ठीक है? तो ए एन झा, एनी जॉर्ज मथु और निरंजन राजाध्यक्ष होंगे, ठीक है? अंशकालीन अध्यक्ष में कौन कौन होंगे? तो सौम्यकांति घोष। सौम्यकांति घोष कौन है? भारतीय स्टेट बैंक के समूह मुख्य आर्थिक सलाहकार है। 4 पूर्णकालीन सदस्य भी होंगे, जिसमें से एक निरंजन राजाध्यक्ष को पद लेने से मना कर दिया है, ठीक है? 4 पूर्णकालीन सदस्यों में से एक निरंजन राज्याध्यक्ष के पद लेने से मतलब क्या कर दिया? इन्होंने मना कर दिया। ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अंशकालीन सदस्य में सौम्यकांति घोष का नाम याद रखिएगा, क्योंकि स्टेट बैंक से जुड़े हुए हैं, ठीक है? ध्यान रखें। बाकी कौन कौन है? इसमें 4 है, ठीक है? एन झा है, एनी मैथ्यू जॉर्ज है, एनी जॉर्ज मैथ्यू है, निरंजन राज्याध्यक्ष है, साथ में सौम्यकांति घोष है, ठीक है? जिनमें से निरंजन राज्याध्यक्ष के पद लेने से इनकार कर दिया, ठीक है? अब आते हैं 16वें वित्त आयोग के लिए संदर्भ की शर्तें पे हम लोग बात करेंगे। तो कर आय का वेतन की बात करेंगे संविधान के भाग 12 में, ठीक है? संविधान के भाग 12 के अध्याय 1 के अनुसार संघ और राज्यों के बीच करों का शुद्ध आय के वेतन की जांच करना और राज्यों के बीच करों के बंटवारे का आवंटन को निर्देशित करना। मुख्यतः वित्त आयोग को काम क्या होता है? मतलब केंद्र एवं राज्य के बीच में, ठीक है? केंद्र एवं राज्य के बीच में मतलब वित्तों का मतलब क्या करना? बंटवारा करना, ठीक है? सहायता अनुदान के सिद्धांत की बात करेंगे तो भारत की संचित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान का मार्गदर्शन करने वाले सिद्धांतों का निर्धारण करना। इसमें संविधान के अनुच्छेद 275 में उल्लेखित उद्देश्यों के लिए राज्यों को दी जाने वाली राशि को निर्देशित करना शामिल है, उस अनुच्छेद के खंड 1 के प्रावधानों को उल्लेखित राशि को छोड़ के, ठीक है? मतलब मुख्यतः राज्य, जैसे मान लीजिए कुछ टैक्स जो होता है राज्य, जैसे जीएसटी किसके पास? सेंटर के पास आता है, ठीक है? कुछ जीएसटी स्टेट के पास भी जाता है। अब सेंटर के पास, केंद्र के पास पैसा होगा, राज्यों को उस पैसा किस रूप में मिलेगा? नहीं मिलेगा। उसके लिए आपका वित्त आयोग है, ठीक है? जो कि संविधान के अनुच्छेद 280 में है, ठीक है? तो मुख्यतः करों के बंटवारे के लिए ही मतलब वित्त आयोग काम करती है। अब राज्यों के लिए संसाधन का संवर्धन, किसी राज्य की समेकित निधि को बढ़ाने के लिए आवश्यक उपायों की पहचान करना। इसमें राज्य के वित्त आयोग द्वारा दी गई सिफारिशों के आधार पर राज्य में पंचायतों और नगर पालिकाओं के संसाधनों का समर्थन करता है, ठीक है? तो राज्य वित्त आयोग के बारे में तो आप लोग जानते हैं, 243 का सब क्लोज किसमें है? आई में है, ठीक है? किसमें है? राज्य के लिए वित्त आयोग किसमें है? 243 के आई में, ठीक है? 243 के आई में है ना? तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल से कई बार पूछा है। 243 के सब क्लोज आई में राज्य के लिए वित्त आयोग है, ठीक है? और ऐसे वित्त आयोग की बात करेंगे तो 280 में आपको ऐसे आपको वित्त आयोग आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? इसको आप ध्यान में रखेंगे। आप देखेंगे भारत में वित्त आयोग, ठीक है? तो ये आपको वित्त आयोग का आपका पर्पस जो है, संदर्भ की वित्त आयोग की आवश्यकता क्यों पड़ी, ठीक है? क्योंकि देखिए भारत एक क्या फेडरल स्टेट है। अब फेडरल स्टेट में क्या होता है? राज्य क्या होता है? राज्य बच्चा की तरह काम करता है, नहीं?
स्टेट इज जस्ट ए चाइल्ड। वो क्या होता है, निर्भर होता है। जब बच्चे क्या होते हैं, पैसे के लिए क्या होते हैं, गार्जियन पे निर्भर होते हैं। उधर राज्य भी क्या है, निर्भर है, ठीक है। अब राज्यों को निर्भर है, राज्य किसके ऊपर निर्भर है, केंद्र के ऊपर। अब केंद्र कितना पैसा देगी राज्यों को, किस अनुपात में देगी, नहीं देगी। अब मान लीजिए कुछ बच्चा जो होता है थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है, उसके पास अपना भी कुछ साधन होता है, तो उसको मतलब राज्य उसी सेंटर उसी तरह उसको बिलोंग करेगा। जैसे मान लीजिए महाराष्ट्र, महाराष्ट्र क्या धनी राज्य है, उसकी तुलना में मेघालय क्या गरीब राज्य है, ठीक है। अब मेघालय को जो पैसा मिलेगा वो महाराष्ट्र को, मान लीजिए मेघालय को पूरी तरीके से छोड़ देंगे तो उसके पास तो कुछ साधन है ही नहीं। लेकिन महाराष्ट्र से क्या होता है, बहुत सारा राज्यों, बहुत सारा सेंटर को टैक्स मिलेगा। तो सेंटर क्या करेगी, महाराष्ट्र से टैक्स को लेके, ठीक है, वो अमीर राज्य है, दूसरे राज्यों को भी देगी जहाँ पे आय का कोई सिद्धांत नहीं। तो ये सारा काम कौन करता है, वित्त आयोग करता है। अगर केंद्र अगर ये काम अगर करे कि केंद्र की सरकार अगर काम करे तो भेदभाव का आरोप लगाया जा सकता है। क्योंकि हो सकता है केंद्र की सरकार की राज्यों में भी सरकार होती है, वो भेदभाव कर सकती है। इसीलिए एक फ्री संस्था, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का गठन किया गया है जो इन सारों चीजों को देख रेख करती है, ठीक है। अब वित्त आयोग तो किसी पार्टी का नहीं हो सकता है ना, लेकिन मान लीजिए भारत का, अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर केंद्र में है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में है, तो राजस्थान को ज्यादा फंड दे सकती है। अब बिहार में भारतीय जनता पार्टी का सरकार है तो बिहार सरकार बिहार को नहीं दे सकती है। तो भेदभाव का आरोप लगेगा कि नहीं लगेगा, सरकार अगर ये काम करती तो। इसीलिए फ्री, एक तरह का एक फ्री एक संस्था बना दिया गया जिनके ऊपर किसी का दबाव नहीं है, संवैधानिक संस्था है जो कि सीधे राष्ट्रपति की रिपोर्ट करती है, ठीक है। इसीलिए वित्त आयोग है। 1951 में राष्ट्रपति द्वारा स्थापित भारत का वित्त आयोग, ठीक है, फाइनेंस कमीशन बोलते हैं। केंद्र सरकार और प्रत्येक राज्य सरकार को बीच वित्तीय संबंधों को परिभाषित और विनियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वित्त आयोग के लिए विधायी रूपरेखा वित्त आयोग विधि अधिनियम 1951 में उल्लेखित है। संरचना की बात करेंगे, ठीक है। कस्टम वित्त आयोग एक अस्थायी आयोग नहीं है, ठीक है। वित्त आयोग संवैधानिक आयोग है लेकिन अस्थायी नहीं है। बहुत लोग अस्थायी समझते हैं, अस्थायी नहीं। वित्त आयोग ऐसी अस्थायी है। बोलेगा सर ये कैसे, देखिए किसी भी आयोग का, किसी भी हाउस का या फिर आयोग का 5 साल में या फिर लिमिट समय के बाद वो उसका विघटन हो जाए तो अस्थायी नहीं हो सकता। जैसे लोकसभा क्या है, अस्थायी है, राज्यसभा क्या है, अस्थायी है, उसी तरह वित्त आयोग भी क्या है, अस्थायी है। क्योंकि 5 साल के लिए गठन होता है, फिर दूसरा जब 5 साल में फिर वो बदल जाता है। तो वित्त आयोग की नियुक्ति हर 5 साल में की जाती है। इसमें एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अध्यक्ष कितने होंगे, एक होंगे, और सदस्य कितने होंगे, सदस्य चार 4 अन्य होंगे, ठीक सदस्य। है। आप बोलोगे सर वित्त आयोग कैसा निकाय, तो इसको अर्ध न्यायिक निकाय बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, वित्त आयोग जो है अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में काम करता है, ठीक है। और जो अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में काम करे ना, जैसे बहुत सारा बॉडी को एनजीटी वगैरह अर्ध न्यायिक निकाय तो सजा वगैरह नहीं देता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो अर्ध न्यायिक निकाय के पूरे वो एडवाइस कर सकता है, ठीक है, आदेश वगैरह भी नहीं दे सकता है, ठीक है। तो वित्त आयोग अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में कार्य करता है, जैसा कि संविधान अनुच्छेद 280 में प्रदान किया गया है। नियुक्ति पदाधिकारी कौन होते हैं, तो भारत के राष्ट्रपति हर 5वें वर्ष की आवश्यकता अनुसार एक वित्त आयोग का गठन करते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। सर कार्यकाल की मेरा बात, एक सवाल है। हम्म, जी सर, मेरा एक सवाल था, जैसे अर्ध न्यायिक कहने का मतलब क्या हुआ? जैसे न्यायिक वाली चीजें होती है, जैसे जो जस्टिस की काम तो वो आपका कोर्ट कर रहा है, तो यहाँ पे ये जस्टिस का भी कुछ काम करता है, केंद्र और इस राज्य वजह के से बीच में जस्टिस करने के कार्य नहीं करता है। केंद्र और राज्य के बीच में जस्टिस करने का काम तो करता है ना, न्यायिक निकाय तो है, और न्यायिक तो बोलते हैं ना। लेकिन जी क्या, सर अगर कोर्ट अगर फैसला कर दे तो उसके को फैसला को मानने के लिए बाध्य हो जाता है। वित्त आयोग के फैसला को मानने के लिए राज्य केंद्र सरकार बाध्य नहीं है, एडवाइजरी संस्था है, ठीक है। सलाहकारी निकाय के रूप में भी इसको जाना जाता है। कार्यकाल की बात करेंगे तो आयोग के सदस्यों को राष्ट्रपति के आदेश में निर्देशित अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है। इनमें पुनः नियुक्ति की संभावना होती है, मतलब दोबारा फिर से नियुक्ति हो सकता है, जो एक बार बन गया दोबारा भी, ठीक है। अध्यक्ष सदस्य दोनों की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। योग्यताएं क्या होती है, संसद को सदस्यों की योग्यता और उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया निर्धारित करने के लिए संविधान द्वारा अधिकृत किया गया। अब योग्यता कौन तय करेगा, तो योग्यता राष्ट्रपति तय नहीं करता। देखिए योग्यता हमेशा संसद ही तय करता है, ठीक है। किसी की भी योग्यता संसद ही तय करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कार्यालय तो कार्यकाल तो आपने देख लिया, राष्ट्रपति के हिसाब से होता है, जैसे 5 साल की होता है। नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, ठीक है, योग्यता संसद तय करेगी। निष्कासन कौन करेगा, तो सदस्यों को विकृत दिमाग मतलब पागल हो जाना, दिवालिया हो जाना, घृणित कार्यों में शामिल होने के मामले में हटाया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। प्रथम वित्त आयोग कब बना, 1952 में बना, ठीक है। मतलब 1952 से 1957 तक पहला वित्त आयोग का समय काल था, ठीक है।
लेकिन बन गया था कब? 1951 में वित्त आयोग का गठन किया गया था। ठीक है। अब प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ठीक मतलब है। प्रथम वित्त आयोग का कार्यकाल 52 से 57 तक रहेगा, लेकिन गठन 1951 में ही हो गया था। जैसे वित्त आयोग अभी गठन हो गया, ठीक है, लेकिन काम करेगी कुछ दिन के बाद। 26। समझे? जी सर, एक हफ्ते हाँ। महीने में। अब देखेंगे यहाँ पे क्या है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन? NK सिंह है। अब देखेंगे वित्त आयोग का कार्य क्या होता है। 16वें की अन्वित प्रक्रिया। देखिए, ऊर्ध्वाधर असंतुलन का निवारण, केंद्र की कराधान शक्ति और राज्यों के वे जिम्मेदारियों के बीच में संतुलन को संबोधित करना। इसका लक्ष्य सभी राज्यों के सार्वजनिक सेवाओं को समान बनाना है। ठीक है। कर आय कर आय पे सिफारिशें की बात करेंगे। संघ और राज्यों के बीच में शुद्ध कर आय के वितरण का प्रस्ताव करता है। यह राज्यों के बीच इन आय के शेयर बंटवारों को आवंटित करता है। सहायता अनुदान के सिद्धांत की बात करेंगे तो भारत की संचित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान को नियंत्रित करने और सिद्धांतों की सिफारिश करता है। ठीक है। जितना भी पैसा जो टैक्स वगैरह से जो आता है वो किस निधि में जाता है? संचित निधि में जाता है ना। सारा पैसा कहाँ जाता है? संचित निधि में जाता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और संचित निधि के पैसा को वापस नहीं मांग सकते। ठीक है। एक पैसा जो होता है, जैसे LIC में पैसा जमा किया, इंश्योरेंस पे पैसा जमा किया, तो उस पैसा को आप दोबारा वापस ले सकते हैं। जैसे आपने इंश्योरेंस करवाया, आपको इंश्योरेंस को तोड़ना है, तो उस पैसा को आपने वापस ले सकते हैं। FD आपने कराया, FD का आपको निकालना है, तो आप उसको पैसा को वापस ले सकते हैं। ठीक है। वो एक और निधि होता है, संसद के 3 निधि, एक संचित निधि है, एक आकस्मिक निधि, एक और भी कोई निधि होता है, उसमें वो सारा पैसा जाता है। तो वो पैसा आपका रिजर्व था, जब चाहे उस पैसा को वापस ले लेते हैं। कि संचित निधि में आपका कर का पैसा आता है। अगर आपने टैक्स दे दिया तो आप दोबारा कर को वापस मांगेंगे नहीं, इसलिए मेरा पैसा वापस दो। ठीक है। तो संचित निधि के पैसा किसी भी नागरिक को वापस नहीं जाता। ठीक है, समझ गए? तो सहायता अनुदान के सिद्धांत की बात करेंगे तो राज्य की संचित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों को सिफारिश करना। राज्य की समेकित निधि को बढ़ाना है। राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर पंचायतों के लिए संसाधनों का समर्थन करने के लिए राज्य की समेकित निधि को बताने का मतलब क्या करता है? उपाय भी सुझाता है। राज्य वित्त आयोग के सुझावों के बाद नगरपालिका संसाधनों का समर्थन करने के लिए राज्य की समेकित निधि को बढ़ाने के उपाय को भी मतलब क्या करता है? सिफारिश करता है। अब वित्त आयोग से संबंधित संवैधानिक कुछ प्रावधान क्या क्या है? कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, जिसमें से कुछ अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहला अनुच्छेद 268 क्या है? ये 268 क्या कहता है? तो संघ द्वारा लगाए गए लेकिन राज्य के द्वारा एकत्रित और विनियोजित किए जाने वाले करों से संबंधित है। 268 क्या होता है? 268 में कुछ टैक्स को, ठीक है, केंद्र सरकार लगाती है, लेकिन राज्य सरकार उसको वसूलती है और उसका प्रयोग करती है। ठीक है। फिर 269 में क्या है? संघ द्वारा लगाए गए एकत्र किए गए लेकिन राज्यों को सौंपे गए करों से संबंधित। 269 में क्या है? टैक्स को कर को कौन लगाएगा? संघ लगाएगा। ठीक है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी। ठीक है। एकत्र भी करेगी लेकिन राज्यों को दे देगी। समझ गए? आप चलेंगे 270 में। संघ लगाएगी, एकत्र भी करेगी तथा राज्यों के बीच में बांट देगी। ठीक है। संघ तथा राज्यों के बीच में बटेगा। यहाँ पे तो कुछ कुछ याद करना पड़ेगा, मैं याद करवा देता हूँ। और 271 में क्या है? संघ के उद्देश्य के लिए कुछ कर्तव्य और करों पे अभिभार को संबोधित करता है। ये 3 इंपोर्टेंट है। सबसे पहले संघ लगाएगी, राज्य वसूलेगी। संघ लगाएगी और संघ ही वसूलेगी या राज्यों को दे देगी। फिर है इसमें फिर संघ लगाएगी और संघ ही एकत्र करेगी, लेकिन संघ एवं राज्य दोनों के बीच में बटेगा। समझ रहा है ना? ये पूरे टेक्स्ट के टाइप है। ठीक है। सेंट्रल स्टेट रिलेशन में पढ़ना था इसको। अगर आप याद नहीं भी रखेंगे तो भी इंपॉर्टेंट, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये 3 को कम से कम याद रख लीजिए। तो भाई साहब पूछ देगा से उस किस अनुच्छेद में ये चर्चा किया गया? संघ द्वारा लगाए गए लेकिन राज्यों के द्वारा एकत्र किए गए और विनियोजित किए गए करों से संबंधित है 268 में। मतलब संघ लगाएगी, केंद्र सरकार लगाएगा, लेकिन राज्य उसको वसूलेगा और अपना प्रयोग भी करेगा। 269 में क्या है? संघ सरकार लगाएगी, वसूलेगी भी संघ सरकार, लेकिन राज्यों को सौंप देगी। और 270 में क्या है? संघ सरकार लगाएगी, एकत्र भी करेगी और दोनों आपस में बांटेंगे। ठीक है। 270 में क्या है? दोनों आपस में बांटेंगे। ठीक है। किस रेशियो में बांटेंगे, ये जिम्मेवारी किसकी होगी तय करना? सरकार की सर। हाँ, संघ सरकार का नहीं, वित्त आयोग का। किसका काम होगा ये तय करना? वित्त आयोग तय करेगी से भाई साहब किसको कितना जाएगा। ठीक है। जनरली पिछला वाला वित्त आयोग जो था उसने बोला था ऐसा करो 59 और 41 में बांट लो। ठीक है। 59 और 41 में अगर 100 रुपया है तो 59 रुपया संघ को दे दो, 41 रुपया राज्य को दे दो।
अरे राज्य के पास बहुत काम थोड़ी ना होता है। संघ के पास तो रेलवे चलाना है, हथियार खरीदना है, परमाणु हथियार पर दिमाग लगाना है, एनएच नेशनल हाईवे बनाना, इतना सारा काम है, इतना सारा गवर्नमेंट की योजना चल रहा है। राज्य के पास वैसा कोई काम तो नहीं है, राज्यों के रेलवे तो नहीं चलाना है, राज्यों के डिफेंस पे ध्यान तो नहीं देना है। इसीलिए राज्य अपने पास ज्यादा पैसा रखती है और मतलब क्या देती है, राज्यों को कम देती है। इसलिए बार बार विवाद भी होते रहता है, तो हमारे यहाँ से इतना वसूलता है फिर हमको इतना ही क्यों देता। अभी कर्नाटक वगैरह की सरकार में देखा होगा तो ये सब भी इशू रही होगी, क्योंकि ये मुख्यतः वित्त आयोग जो पैसों के बंटवारा करती है जनसंख्या के अनुपात में करती है, ठीक है। अब जिस समय ये पैसा का अनुमान बनाएगा उस समय दक्षिण भारत के राज्यों ने अपने जनसंख्या को कम कर लिया और उत्तर भारत के राज्यों ने जनसंख्या को बढ़ा लिया। और जब वित्त आयोग जो पैसा जब देना शुरू की तो दक्षिण भारत राज्य की जनसंख्या कम होने से उनको कम पैसा मिलने लगा। उत्तर भारत के राज्यों को, बिहार और उत्तर प्रदेश को ज्यादा पैसा मिलने लगा। दक्षिण भारत के राज्य गुस्सा हो गया, हम तो अच्छा काम किए जनसंख्या कम करने, लेकिन आप तो हमको सजा दे रहे हो, हमने जनसंख्या कम की, आपने पैसा कम कर दिया। तो इस बात को लेकर कर्नाटक सरकार अभी हाल फिलहाल में दिल्ली आई थी। अब बहुत अधिक विवाद का भी कारण बन गया था। ये किस तरह का रिवार्ड है, जनसंख्या कम करने के लिए अवार्ड मिलना चाहिए, आपने हमारा पैसा ही कम कर दिया, ठीक है। तो वित्त आयोग मुख्यतः जनसंख्या को ध्यान के रखते हुए मतलब प्लान को बनाती है, ठीक है। तो ये 3 महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे, इसको आपको ध्यान में रखना। 271 भी देख लीजिए, संघ के उद्देश्यों के लिए कुछ कर्तव्य और करों पे अधिभार को संबोधित करता है। 274 में कराधान को प्रभावित करने वाले विधेयकों के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा की आवश्यकता होती है, जिसमें राज्यों की रुचि होती है। और भी कुछ महत्वपूर्ण है। 275 में क्या है, संघ से कुछ राज्यों का अनुदान से संबंधित है। अब विशेष मामलों में कुछ अनुदान जैसे विशेष राज्यों को थोड़ा ज्यादा पैसा मिलता है, विशेष राज्य का जिनको दर्जा मिला हुआ रहता है उनको ज्यादा पैसा मिलता है, अनुदान वगैरह मिलता है। और जैसे मान लीजिए गन्ना पे किसी राज्यों का अनुदान दे दिए, जैसे बिहार को अनुदान मिलता था, क्या चीज पे मिलता था, जूट के उत्पादन पे बिहार और पश्चिम बंगाल को अनुदान मिलता था, अब नहीं मिलता है, ठीक है। हमने जब सेंटर स्टेट रिलेशन पढ़ाया था तो हमको बताया था जूट के उत्पादन को, ठीक है, बढ़ावा देने के लिए बिहार को अनुदान मिलता था कुछ दिन पहले तक, पश्चिम बंगाल को। मान लीजिए किसी भी राज्य में गन्ना का बहुत अच्छा संभावना है, लेकिन राज्य के पास उतना फंड नहीं है तो उसको बढ़ावा दे, तो राज्य 275 अनुच्छेद के तहत उसको अनुदान देगी, हम तुमको पैसा दे रहे हैं, तुम इसको बढ़ावा दो, ठीक है। ताकि उससे क्या होगा, बढ़ावा देने के बाद हमें भी फायदा मिलेगा। बिहार को दे देगा ऐसे, चलो मखाना कहीं भी नहीं मिलता, बिहार में केवल मखाना मिलता है, बिहार अकेले 75 से 80% भारत के मखाना का उत्पादन करता है। राज्य सरकार बोलेगा मेरे पास तो पैसा ही नहीं, हम क्या ध्यान दें, मखाना तो हमारे यहाँ बहुत अच्छा हो सकता है। तो केंद्र सरकार बोलेगी चलो हम तुमको अनुदान देते हैं मखाना पे, तुम काम करो इस पे, ठीक है। 280 तो जानते हैं वित्त आयोग के गठन से संबंधित है। 281 में वित्त आयोग की सिफारिशों को शामिल करना है। और 282 क्या है, संघ तथा राज्य द्वारा अपने राजस्व के भुगतान योग्य व्यय से संबंधित है। तो ये सब है, लेकिन ऊपर के ये 3 महत्वपूर्ण आर्टिकल्स है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। इसमें कौन कौन से कर आता है, 268 में, 269 में, 270 में कौन कौन सा कर आता है, इसको जरा आप लोग देखिएगा। जैसे किससे बात करेंगे, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स कौन लगाती है, केंद्र सरकार लगाती है, लेकिन राज्यों को भी इसमें हिस्सा जाता है। जीएसटी कौन लगाती है केंद्र सरकार जाती है, केंद्र सरकार लगे, राज्यों को भी हिस्सा जाता है। सेल टैक्स भी आई थिंक केंद्र सरकार ही लगाती है, लेकिन पूरा वसूलती है राज्य सरकार है, ठीक है। सीमा शुल्क केंद्र सरकार लगाती है, लेकिन केंद्र सरकार का हिस्सा उसमें नहीं होता, ठीक है। सीमा शुल्क केंद्र सरकार वसूल को राज्य को दे देती है। एक बार देख लीजिएगा, हो सकता है मैं थोड़ा इधर उधर बोल दूं, लेकिन 3 गो महत्वपूर्ण आर्टिकल्स है, इसमें कौन कौन सा टैक्स आएगा ये आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, इसमें कौन कौन सा कर आता है, ठीक है। जहां तक मुझे ध्यान है सीमा शुल्क केंद्र सरकार लगाती है, लेकिन वसूलती है राज्य सरकार, ठीक है। एक बार इसको आप लोग चेक कर लीजिएगा, समझ गया। तो ये सब कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, ठीक है। अगर इसको बहुत अच्छा से समझना है ना तो सेंटर स्टेट रिलेशन का वीडियो पड़ा हुआ यूट्यूब पे, या फिर आप लोग खुद से भी लक्ष्मीकांत से पढ़ लीजिएगा, उसमें बहुत अच्छे से क्लियर आपका हो जाएगा। आप देखेंगे 16वीं वित्त आयोग। 16वें वित्त आयोग की कई सिफारिशें, जिनमें शामिल है राजकोषीय घाटा और ऋण स्तर। आयोग की सिफारिश है कि 2025 अभी तक अपने राजकोषीय घाटों को सकल घरेलू उत्पाद को 4% तक सीमित रखे, ठीक है। राजकोषीय घाटों फिजिकल डिफिसिट को कितने प्रतिशत तक सीमित रखने, क्या बताएंगे, 4% तक। कितने परसेंट तक, 4% तक। राज्यों के लिए 2021-26 की अवधि के भीतर विभिन्न वर्षों के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में विशिष्ट राजकोषीय घाटा को सीमा को सलाह देना। अब राज्य भी देखेंगे, राज्य लोग भी अपना राजकोषीय घाटा बहुत ज्यादा बढ़ा लिया, जैसे पंजाब दिवालिया होने, क्या सर उसके क्वेश्चन होगा ना तो उसके बाद ही सब क्लियर होगा, नहीं तो थोड़ा सा हो ही जाता है। अभी हम एक करवाने के बाद आपसे क्वेश्चन ही पूछेंगे, ठीक है। ऐसे बीच बीच में क्वेश्चन पूछने से ना कुछ नहीं होगा, मैं इसके करवा लेता हूँ, उसके बाद आपसे पूछूंगा, ठीक है।
अब यहाँ पे देखेंगे तो क्या था, तो यहाँ पे राज्य की बात करेंगे तो राज्य में भी आप देखेंगे वहाँ पे फिजिकल डिफिसिट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, जैसे पंजाब दिवालिया होने के कगार पे है। तो 4%, ठीक है, 16 में वित्त आयोग ने क्या बोला, 4% आपका क्या रखना है, उसको सीमित रखना है, ठीक है। आपदा प्रबंधन और वित्त पोषण की बात करेंगे तो आप आयोग आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत आपदा प्रबंधन वित्त पोषण की व्यवस्था की समीक्षा भी करेगा, ठीक है। 2005 में डिजास्टर मैनेजमेंट आवाज नहीं आ रही है सर। आवाज नहीं आ रही है। हेलो जी सर आ रही हेलो है। जी सर। जी जी आ गई ऑल क्लियर सर। सर, क्लियर। स्क्रीन चल एक रहा है। मिनट। आवाज आ रही क्या? हेलो यस सर। जी सर। चलिए अब यहाँ पे चलेंगे, राज्य की संचित निधि को बढ़ाना। आयोग आयोग पंचायतों और नगर पालिकाओं के संसाधनों की पूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि बढ़ाने के लिए आवश्यक उपाय भी निर्धारित करेगी। तो ये कुछ लक्ष्य है जो कि 16 में वित्त आयोग के है, ठीक है। चलिए आप क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। चलिए आपसे क्वेश्चन क्या रहेगा, तो सबसे पहले कुछ विशेष क्वेश्चन नहीं, सबसे पहले आपको बताना 16वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। अरविंद पनगड़िया। अरविंद अरविंद पंगड़िया। अरविंद पनगरिया जो है 26वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है, ठीक है। कितने पूर्णकालीन सदस्य इसमें कितने होते हैं? 3 पूर्णकालीन। 4 4 होते हैं, ठीक है। 3 पूर्णकालीन है, 1 अंशकालीन, ठीक है। मतलब 4 अन्य सदस्य होते हैं। सिंपल प्रश्न अगर पूछा जाएगा 1+4 का क्या होता है, रेशियो होता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, ठीक है। 4 क्या है, अन्य है, इसमें झा साहब है, ठीक है, जॉर्ज मैथ्यू है, निरंजन राज्याध्यक्ष है, एक अंशकालीन सदस्य है सौम्यकांति घोष है, ठीक है, जो कि SBI से है, ठीक है। निरंजन राज्याध्यक्ष के पद लेने से मना कर दिया, ठीक है। संविधान के किस भाग में कर की आय के बारे में चर्चा किया गया है? 12 में। भाग और 12 में। संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना के किस भाग में रखा गया है? भाग 12 में ही दिया गया। वो भी भाग 12 में रखा गया, ठीक है। वो भी भाग 12 में है, ठीक है। अगर भाग की बात करेंगे तो वह भी भाग 12 में ही आपको देखने को मिलता है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखेंगे। कहाँ गया क्वेश्चन वाले, भाग गए वो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये राज्यों को सहायता अनुदान देने के लिए केंद्र प्रावधान करता है। किस अनुच्छेद में राज्य का सहायता अनुदान है? 275 में। 275 में। किसमें है? 275 में, ठीक है। राज्य के लिए वित्त आयोग किसमें था? 243 में इनकम मॉडल में। बिल्कुल ठीक है। राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग को स्थापित कब किया गया? 1951 में। पहला वित्त आयोग कब से कब तक काम करती है? 52 से 57। 52 से लेकर 57 तक, ठीक है। ध्यान रखेंगे, ठीक है। वित्त आयोग की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए की जाती है? 5 वर्ष। चलो 5। वित्त आयोग की सदस्यों का, ठीक है, योग्यता कौन तय करेगा? प्रेसिडेंट। संसद, ठीक है। 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? नियुक्ति निष्कासन करेगा प्रेसिडेंट। योग्यता NK सिंह, ठीक है। ध्यान रखेंगे, ठीक है। बात करेंगे, बताइए, ठीक है। संघ के द्वारा लगाए गए, एकत्र किए गए, देखिए राज्यों को सौंपे गए करों का वितरण किस अनुच्छेद में है? 269 में, ठीक है। 268 में क्या है? संघ के द्वारा लगाए गए लेकिन राज्यों के द्वारा एकत्रित किए गए। संघ लगाएगा, राज्य एकत्रित करेगा 268 में। संघ लगाएगा, राज्यों को सौंप देगा 269 में। संघ लगाएगा, संघ एकत्रित करेगा लेकिन दोनों आपस में बांटेंगे 270 में, ठीक है। में देगा
280 75 इसमें है 275 में, ठीक है, ध्यान से बोलिए। वित्त आयोग की सिफारिश किसमें शामिल है? 81 ठीक है, ध्यान 81 में रखिएगा। 16वें वित्त आयोग की सिफारिश की बात है, राजकोषीय घाटा को कितने तक सीमित करने का 4%। लक्ष्य रखा गया है? 4%। 4%, ठीक है। आपदा प्रबंधन का वित्त पोषण करेंगे, ठीक है, आपदा प्रबंधन से संबंधित, ठीक है, अधिनियम कौन सा है? 2005 अधिनियम 2005 का। तो ध्यान में रखेंगे, ये सारे के सारे फैक्ट थे। कल के क्लास में हम लोग बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, बिहार समय सामयिक देखेंगे, ठीक है, ठीक है, कल के क्लास में गएंगे, ठीक है। इसमें और कोई डाउट?